लो दो रो को मैं अगर आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, किसी दो रो को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ तो डिटरमिनेंट में क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी दो रो का एक बार मैंने अगर इंटरचेंज करा तो उनका क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है, राइट? यस सर। साइन क्या होता है? चेंज, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन चेंज। अगर मान लो एक बार किया तो कोई दिक्कत नहीं, दो बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो क्या रहेगा? सेम। इवन नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो क्या रहेगा? सेम। मतलब अगर दो रो को आपस में इंटरचेंज करने पे ये होगा। क्लियर है सबको? क्या है, समझ में आ रहा है? सर ये वाली प्रॉपर्टी समझ नहीं आई। मतलब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे मान लो कोई डिटर्मिनेंट 2 3 1 1 0 5 7 2 8, मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है ए, इसकी कुछ वैल्यू आ रही होगी। अगर मान लो इसकी मैं कोई दो रो आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, मान लो इसकी वैल्यू आ रही फॉर एग्जांपल 8, फॉर एग्जांपल इसकी वेट क्या आ रही 8। अगर मान लो दो रो इंटरचेंज कर दूं मैं, तो दो रो इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें सिर्फ साइन का चेंज होगा, मतलब 8 का क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। क्लियर है? वैल्यू वही रहेगी। यस सर। आ रहा है समझ में? तो अगर रो किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, एक बार इंटरचेंज करें, ऑड नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज करें, तो उसकी वैल्यू में साइन का चेंज होगा, इवन नंबर ऑफ टाइम में से क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी डिटर्मिनेंट को मैं के से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या सारी रो मल्टीप्लाई होती है, कोई एक रो मल्टीप्लाई होती है? सारी डिटर्मिनेंट में क्या होता है? ओनली वन ऑफ द रो या कॉलम, ओनली एनी वन ऑफ द रो या कॉलम ही मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। मैट्रिक्स में सब कुछ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है? सिर्फ कोई एक ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है? क्लियर है सबको यहां तक? डिटर्मिनेंट में याद रखना, अगर के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई एक ही मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें उल्टा एक क्या होता था कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में किसी ए से मल्टीप्लाई किया है, मैट्रिक्स में किसी ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? सारी रोज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। बताओ, अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसमें अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब मान लो इस पूरे पे डिटर्मिनेंट अगर लगाए, ध्यान से सुनना, अगर इस पूरे पे डिटर्मिनेंट लगाए, अब अगर के को बाहर लेना है, के को क्या लेना है? बाहर। और मान लो इसका ऑर्डर 3x3, ऑर्डर क्या माना है? 3x3, तो के कितनी पावर बन के बाहर आएगा? 2 3, क्योंकि तीनों रो में से निकलेगा ना। अब देखो मैट्रिक्स में तो क्या है? के तीनों रो में मल्टीप्लाई हो, अब अगर बाहर निकालूंगा तो तीनों रो से बाहर निकलो तो के की पावर 3 बन के क्या आएगा? बाहर आएगा। क्या है, समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? तो ध्यान रखना, अगर ऑर्डर n क्रॉस n है, ध्यान से सुनना, अगर ऑर्डर n क्रॉस n है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लायर उसका होल डिटर्मिनेंट है, तो बाहर ये k की पावर n बन के बाहर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जनरली गलती कर देते हैं बच्चे, तो ध्यान रखना आप लोग। अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में से k में बाहर निकाल रहा हूँ तो k की पावर n बन के बाहर आएगा। क्या हुआ सर? ये तीसरी ओनली वन एनी वन रो कॉलम वाला बता दीजिएगा। जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट है, इसमें अगर मान लो मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई किस में करेंगे? अगर मान लो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या करना? किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, किसी भी एक रो को क्या करना? 2 से। सब मल्टीप्लाई नहीं होंगे, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट में अगर मान लो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होता है, सारे मल्टीप्लाई नहीं होते। क्लियर है? तो किस मतलब कि सर डिटर्मिनेंट में एक ही होगा और मैट्रिक्स हाँ, में सारे मैट्रिक्स में होंगे। सब होते हैं। हाँ, मैट्रिक्स में सब होते हैं, तो मैट्रिक्स में से सब मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मान लो बाहर कॉमन अगर निकालेंगे तो 3 रो से कॉमन निकलेंगे, 3 रो से कितनी बार कॉमन निकलेगा? 3 बार कॉमन निकलेगा, इसलिए के की पावर 3 बन के बाहर आएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लो अपन ये वाला रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे, अगर ये वाला रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जनरली आप लगाया भी होगा डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने में। तो ये वाला रो ऑपरेशन ऐसा है या इस तरह का कॉलम ऑपरेशन है, ये होता है कि इसमें नो चेंज होता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। ये वाला रो ऑपरेशन या ये वाला कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अगर पहले 8 आ रही तो अभी भी कितनी आएगी? 8 ही आएगी। मतलब ये वाला रो ऑपरेशन हम लगा सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने में। क्या है, समझ में आ रहा है? याद भी होगा आपको, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे, मतलब इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2, R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 3R3, इस तरह के अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। सर ये एक बार 3 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी बता सकते हैं? जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर फोर्थ वाली प्रॉपर्टी थोड़े समझ नहीं आई। देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पे दिया 2 3 1 1 1 2 मान लो, और यहाँ पे दिया है मान लो 4 6 5। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट मान लो, इसकी मान लो वैल्यू आ रही है 8 7 आ रही मान लो फॉर एग्जांपल।
मान लो 17 कुछ भी आ रही है, मान लो इसको ओपन किया और आपने वैल्यू 17 आ रही है। अब मैं ये बोल रहा हूँ अगर इसमें मान लो मैं कोई ऑपरेशन लगाता हूँ ये वाला, कि मान लो मैंने ऑपरेशन लगा दिया R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1। मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। क्यों लगाया, ताकि इससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे अगर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो डिटरमिनेंट थोड़ा आसान हो जाएगा। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, आसान। तो R3 को अगर मैं चेंज करूंगा, इसको ऐसा कैसा रखा, R3 को क्या चेंज, R3 माइनस 2R1 किया, तो ये क्या हो जाएगा 0 0, ये क्या बन जाएगा 3। अब भी अगर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकले तो अभी भी कितना आएगा, 17 ही आएगा। अभी भी कितना आएगा, 17। मतलब ये वाला रो ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिटरमिनेंट की वैल्यू फर्क नहीं पड़ता। इससे फायदा क्या होता है कि थोड़ा अपना सिंप्लीफाई हो जाता है कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ये वाला रो ऑपरेशन लगाते हैं। ओके सर। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोग। 1 मिनट बच्चे, फिर से शायद इस पीपीटी में कुछ इश्यू आ गया। हाँ ठीक है, चलो अगली। जैसे आपने ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में थे कुछ, उसमें से कुछ कुछ जनरली बहुत काम आते हैं, तो मैं वो बस स्टैंडर्ड लिख रहा हूँ। तो आप हो सके तो ये रिजल्ट ध्यान रखना। ये वाला 1 1 1 A B C, और यहाँ पे दिया मान लो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये देखा है आपने एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर, ये ना ऐसे कुछ होता है, A माइनस B माइनस C माइनस A करके, है ना? होता है A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए। तो ये जनरली बहुत बार क्वेश्चन कभी कभी काम आ जाता है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर याद रख सको तो रख लेना। और इसको निकालने का तरीका क्या है, इस 1 के मदद से इन दोनों 1 को 0 बना देना, फिर ओपन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। मतलब इस डिटर्मिनेंट को अगर आप ओपन करोगे तो इस फाइनली फॉर्मेट इस फॉर्मेट में आएगा। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। इस फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन आता है जहां पे 1 1 1 हो, फिर ABC हो और उनका स्क्वायर अगर लिखा, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। क्या है, याद रख लोगे? हेलो, ठीक है। एक ये वाला याद रख लेना, और एक और इसी तरह का एक और आता है। इसमें मान लो दिया हुआ A B C, फिर दिया हुआ है मान लो B C A, और फिर दिया C A B। मतलब इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में दिया हुआ है। तो इसका भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। ये इस तरह से होता है, ये होता है A प्लस B प्लस C ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, तो ये भी जनरली बहुत बार आता है। तो अपन ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद अगर ये डायरेक्ट याद होगा तो फटाफट रिजल्ट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 डिटर्मिनेंट आप थोड़ा सा याद रख लेना, अगर याद रखो सको। अगर नहीं भी याद है तो ओपन करके निकाल लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, 1 1 1 A C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। और यहाँ पे अगर ऐसा ऑर्डर में हो A B C फिर B C A फिर C A B, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में हो, तो इसका ओपन करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस B प्लस C इंटू दिस। ठीक है, तो बस ये थोड़ा अगर याद रख सको तो रख लेना याद। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी ये भी होती थी, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, मान लो कोई है मैट्रिक्स A11 A12 A13, फिर 8 सपोज ये 21 22 23, फिर है मान लो 31 32 33। तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब मान लो मैं इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोफैक्टर निकालना। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, आपको याद है, माइनर निकाल के बस साइन पुट अप कर देते हैं। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, CIJ इक्वल टू MIJ निकालो, और यहाँ पे -1 की पावर क्या होता है, I प्लस जे। आपने जब भी एडजॉइन निकाला होगा तो एडजॉइन निकालते टाइम कोफैक्टर निकाले होंगे, है ना? तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको आता होगा। कोफैक्टर निकाल लोगे सब लोग एनसीईआरटी से? यस सर। प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एडजॉइन निकालते वैसे कोफैक्टर निकालते। तो मान लो मैंने कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना दिया, मतलब इन सबके क्या लिख दिया, कोफैक्टर। मतलब यहाँ पे C11 लिख दिया, C22 सॉरी C11 C12 C13, मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दिया इसका। फिर C21 22 23 एंड सो ऑन। ठीक है, अब किसी ने बोला कि मान लो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ आ रही है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला। मान लो ये मैट्रिक्स है B, इसका क्या निकाला, डिटर्मिनेंट किसका, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होता है इसकी वैल्यू का पावर कर दो n-1। क्या कर दो, n-1। मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 3-1 दैट इज 2। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछा हो तो आपको कुछ नहीं करना, उसका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है A उसके डिटर्मिनेंट की पावर क्या कर दो, n-1 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी जनरली बहुत बार क्वेश्चन में काम आती है। तो क्या बताया मैंने कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है A, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट पूछा है तो सिंपली क्या कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 2। क्या है, क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला याद रख लेना।
ठीक है, सर ये एडजॉइंट से ही आ गया ना, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट होता है हाँ वो उसी से उसी आता का। है, उसी मतलब उसी प्रॉपर्टी से होता है, उसको अपन प्रूफ अभी नहीं देखेंगे, लेकिन आपको ये फिलहाल ध्यान रखना है, क्योंकि को फैक्टर मैट्रिक्स का अगर अपन डिटरमिनेंट निकालें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 होता है। क्लियर है? एडजॉइन में ओके क्या सर। प्रॉपर्टी होती थी कि a इंटू एडजॉइन ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता था, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई आता था, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी तो है ही सही जो एडजॉइन की होती थी, मैं आगे अभी बताऊंगा भी सही इसमें और। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मैंने क्या बताया, डिटरमिनेंट सिंपल ओपन करना आपको आना चाहिए, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम ही मल्टीप्लाई हो, के अगर बाहर कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, पावर जो भी एन बन के बाहर आएगा, पावर एन बन के क्या आएगा, बाहर आएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड है जिसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अगर कहीं आए तो इसका यूज कर लेना। ठीक है, चलो अब इस डिटरमिनेंट की मदद से अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करते थे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको याद है क्रैमर्स रूल करके, जैसे मान लो 3 इक्वेशन है मेरे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस इक्वल टू d1। सेकेंड इक्वेशन है मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और थर्ड इक्वेशन है ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो, यहां से हमको एक्स वाई जेड के बारे में पता करना रहता है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका ये होता है कि एक तो आप डेल्टा निकालो, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उसका डिटर्मिनेंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या है, a1 a2 a3, वाई का क्या है b1 b2 b3, और जेड का क्या है c1 c2 c3। ये डेल्टा निकाल दिया अपन ने। फिर अपन निकालेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। तो डेल्टा एक्स निकालने का तरीका क्या होता है, याद है किसी को बताओ? पहली रो में d1 d2 d3 लिख हाँ, के पहली रो को सिर्फ इंटरचेंज, पहली रो को चेंज कर देंगे, बाकी सेम, बाकी सब क्या रखेंगे सेम, b1 b2 b3 ऐसा कैसा, c1 c2 c3 ऐसा कैसा, सिर्फ पहली रो की जगह क्या आ जाएगा d1 d2 d3, ये आ जाएगा d1 d2 और d3। इसी तरह से डेल्टा y निकालने के लिए सेकंड रो को इंटरचेंज कर देना, सेकंड कॉलम को, सॉरी, d1 d2 d3, फर्स्ट और थर्ड ऐसा कैसे रहेगा, फर्स्ट और थर्ड ऐसा कैसा रहेगा। तो इस तरह से आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लो x निकालना तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x आएगा आपका सॉल्यूशन डेल्टा अपॉन क्या आएगा बताओ, x का आंसर क्या था? d1 का डिटरमिनेंट अपॉन में डिटरमिनेंट d। dx डेल्टा का x अपॉन डेल्टा, y निकालना है तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा, मतलब ये वाला जो निकालें इसको डेल्टा से क्या करना, डिवाइड, ये जो मेन आपका डेल्टा है। और z निकालने के लिए इसके डिटर्मिनेंट को d1 d2 d3 भी आप नाम दे सकते हो, जो भी नाम देना है आपको, डेल्टा z बाय डेल्टा। ठीक है, चाहो तो d1 d2 d3 नाम दे दो, जो भी सही लगे। ठीक है, तो ये मेन आपका ये वाला कैसे निकलता है, सबके कोफिशिएंट से, ये dx dy और dz भी ऐसे निकल जाएगा, और फिर इनको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा, y आ जाएगा, z आ जाएगा, मतलब इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भी 3 तरह के होते हैं, सॉल्यूशन भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कोई सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आएगी। एक होता है नो सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। और एक आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है ये क्या, किस कर्व को रिप्रेजेंट करती है? होमोजेनियस। नहीं नहीं, किस कर्व को रिप्रेजेंट करती है ये पूछ रहा हूँ। लाइन नहीं, सर लाइन नहीं है, प्लेन। प्लेन है, प्लेन, वेरी गुड, ये प्लेन को प्लेन को रिप्रेजेंट कर करती है, ध्यान करो। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, प्लेन को। ठीक है, तो अगर मान लो इसका नो सॉल्यूशन आ रहा, मतलब तीनों प्लेन कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है, मतलब तीनों प्लेन क्या कर रहे होंगे, एक सिंगल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से क्या कर रहे होंगे, पास कर रहे होंगे, तो सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इनफाइनाइट। तो ये ध्यान रखना, इक्वेशन किसकी होती है, प्लेन की। तो प्लेन की जो कंडीशन हम वहां पे अप्लाई करते थे, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे वो इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड इसमें पेज ऐड कर रहा हूँ। कब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ये हमें समझना है। ठीक है, तो ये यहीं से हमको सोचना होगा, ध्यान से देखना। अगर मान लो डेल्टा जो निकाला अपन ने, डेल्टा मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ सारा एक्स वाई जेड, मतलब इसके कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का जो डेल्टा निकला, इस डेल्टा की वैल्यू अगर नॉन जीरो है, डेल्टा की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो, तो आपका डायरेक्टली क्या आएगा बताओ, बोलो। अगर डेल्टा नॉन जीरो, ध्यान से देखो, अगर ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, अब न्यूमरेटर कुछ भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो अपना सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन, ध्यान रखना। अगर डेल्टा डिनोमिनेटर अगर नॉन जीरो है तो न्यूमरेटर में कुछ रहने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपना सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। वहीं पे अगर ये डेल्टा जीरो हो जाता है, डेल्टा क्या हो जाए, जीरो। अब अगर डेल्टा जीरो हो गया मतलब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो अगर हो गया, तो अब न्यूमरेटर पे भी डिपेंड करेगा कि न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी वो कैसी है। तो न्यूमरेटर भी अगर जीरो आ जाए,
न्यूमरेटर भी तीनों अगर जीरो आ जाए, नीचे भी जीरो आता है, तो 0/0 का जो फॉर्म बनेगा वो आपका बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। मतलब अगर मान लो डिनोमिनेटर भी जीरो और न्यूमरेटर में जो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ये तीनों के तीनों भी अगर जीरो आ रहे हैं, तो ये केस अपना बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ध्यान रखना, ये केस आपका कई का बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। वहीं पे अगर मान लो डिनोमिनेटर जीरो और न्यूमरेटर अगर नॉन जीरो है, कि कोई भी एनी वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड मान लो नॉन जीरो आ रहा है, तो ये केस आपका बनेगा नॉन जीरो क्वांटिटी अपॉन जीरो। ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब नो सॉल्यूशन। ये आपका क्या केस क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन का। तो आपको ये तीनों कंडीशन को ध्यान रखना है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या? डेल्टा और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों के तीनों क्या होना चाहिए? जीरो। और नो सॉल्यूशन की ये जीरो और ये नीचे वाला एनी वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। क्या ये क्लियर है? एनीवन इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर नो सॉल्यूशन में सिर्फ एक भी जीरो होगा तो वो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, कोई एक भी अगर मान लो नॉन जीरो आ गया, इसमें से कोई एक भी अगर नॉन जीरो आ गया तो होगा कैसे? नॉन जीरो क्वांटिटी अपॉन जीरो, जैसे मान लो 7/0, तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड, तो इसका सॉल्यूशन कभी भी आएगा ही नहीं। फिर उस केस में एक्स वाई जेड कभी भी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? और डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये निकालने का तरीका भी आपको पता है कैसे निकालते। क्लियर है सबको? डेल्टा जेड निकालोगे तो इस रो को रिप्लेस कर देना D1 D2 D3 से, इस कॉलम को, सॉरी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है सर जो हमारा पहले वाला मेथड होता है उसके मुकाबले इसको यूज करने में क्या एडवांटेज है? ये जनरली इजी रहता है, वहां पे आपको एडजॉइन वगैरह निकालना पड़ता है, फिर सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे डिटरमिनेंट फटाफट सॉल्व हो जाता है, और इसी मेथड को यूज करा करो जेई वगैरह में भी। ठीक है, ये इसी ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब 99% क्वेश्चन इसी से होते हैं। ठीक है, वहां पे थोड़ी बहुत लेंदी जाता है वो। एडजॉइन निकालो, फिर उसको मैट्रिक्स को उधर जाके मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे फटाफट आपको बस डेल्टा इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। कंडीशन पूछेंगे आपको, सॉल्यूशन नहीं निकलवाएंगे हमेशा। क्या पूछेंगे? कंडीशन पूछेंगे। सर इसे आपने कौन सा रूल कहा है, कैमर्स या क्रैमर्स? क्रैमर्स, CRAMERS। ठीक है, ओके सर। अब देखो इसी में एक कंडीशन आती थी होमोजीनियस इक्वेशन की। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए, जैसे मतलब जिसमें सिर्फ एक्स वाई जेड का टर्म हो, ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते थे होमोजीनियस इक्वेशन। ये दिखेगी कैसे? इस तरह से दिखेगी, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू जीरो, फिर A2x, जिसमें कांस्टेंट टर्म अगर ना आए, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते थे होमोजीनियस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस, जिसमें मतलब D1 D2 D3 क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मान लो D1 D2 D3 जीरो हो जाएगा, तो ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई एक रो अगर जीरो होती है, तो पूरा आंसर क्या आता है? जीरो आ जाता है। यस देखो सर। यहाँ पे D1 D2 D3 अगर मान लो जीरो हो गए, मतलब इसका मतलब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तो जीरो ही हो गए मेरे, है ना? कहाँ गया? यस सर। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, इनकी तो वैल्यू क्या आएगी? मेरी जीरो आएगी, क्योंकि होमोजीनियस में D1 D2 D3 जीरो, तो ये तो जीरो आएगा। लेकिन जो डेल्टा है वो हो सकता है जीरो या तो नॉन जीरो हो। तो यहाँ से मेरे पास दो केस बनेंगे, कि मेरा जो डेल्टा था, डेल्टा मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 मेरा डेल्टा, ये ध्यान रखना आप। तो ये या तो ये डेल्टा नॉन जीरो होगा या तो ये क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो अगर नॉन जीरो होगा तो बताओ क्या कंडीशन? नॉन जीरो की क्या कंडीशन? यूनिक सॉल्यूशन। याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? एक ही सॉल्यूशन आएगा। और ऐसी इक्वेशन का एक सिंगल सॉल्यूशन कौन सा होगा? जो तीनों को सेटिस्फाई करे। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा यूनिक? वो जो तीनों को सेटिस्फाई करे। जीरो। हाँ, तो क्या होगा वो? जिसमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और ऐसे सॉल्यूशन को हम एक नाम से और जानते हैं, क्या बोलते हैं? ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज कर लेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो जाएगी? डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। यूनिक सॉल्यूशन बोले या ट्रिवियल सॉल्यूशन बोले, तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी? डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। और इसका जो दूसरा केस बनेगा, अगर मान लो ये जीरो हो जाए, ये क्या हो जाए? जीरो। अब ये जीरो और ये ऑलरेडी जीरो, तो 0/0 फॉर्म का एक ही केस क्या बनेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ध्यान रखना, होमोजीनियस केस में कभी भी नो सॉल्यूशन का केस नहीं बनता है। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट, बस दो ही केस बनेंगे। तो डेल्टा अगर नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा जीरो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस दो ही केस आपको ध्यान रखना है। और ये डेल्टा जीरो वाला सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो कभी अगर वर्ड क्वेश्चन में यूज होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो आपको क्या यूज करना है? डेल्टा इक्वल टू जीरो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का अगर वर्ड यूज होगा तो डेल्टा को जीरो से इक्वेट कर देना। तो यहाँ पे दो ही केस बनेंगे, ध्यान रखना। होमोजीनियस केस में सिर्फ दो ही केस, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन
डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन डेल्टा इक्वल टू 0. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। सर होमोजेनियस पीछे में वाले- हाँ बोलो. सर पीछे वाला बता दीजिएगा एक बार कि नो सॉल्यूशन वाला एक बार बता दीजिएगा सर। नॉन जीरो अपॉन जीरो, अगर एक आधा नॉन जीरो और नीचे वाला जीरो हुआ तो डेल्टा जीरो, एनी वन ऑफ द डेल्टा एक्स नॉन जीरो, तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट. मतलब कि सर अगर डेल्टा वाई भी जीरो हुआ मतलब कोई भी एक कोई डिटरमिनेंट भी चलेगा ना, वही कहना, एनी वन, कोई भी एक जीरो होना चाहिए. ओके सर, मतलब कि उससे एक जीरो से सारे जीरो हो जाएंगे। हाँ हाँ, और कोई क्या पूछ रहा था, जल्दी पूछो. सर होमोजेनियस में ये डेल्टा एक्स वाई जेड जीरो होते हैं। हाँ ये जीरो होते हैं क्योंकि यहाँ पे D1 D2 D3 तीनों जीरो होते हैं, इसलिए ओके सर। कांस्टेंट टर्म जीरो होते हैं ना, इसलिए वो डिटरमिनेंट उनका जीरो होता है. मेन तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, यूनिक सॉल्यूशन तो नॉन जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो जीरो, और ट्रिवियल सॉल्यूशन तो नॉन जीरो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो जीरो. उल्टा याद रखना, नॉन वर्ड यूज हुआ तो इक्वल टू जीरो, नॉन वर्ड यूज हुआ तो इक्वल टू जीरो, ट्रिवियल हुआ तो नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, काफी प्रॉपर्टी बाकी है. सर नो सॉल्यूशन का एक बार एग्जांपल बता दीजिएगा, नो सॉल्यूशन का। करूंगा आगे करूंगा, डोंट वरी, एक ही लेक्चर है अपने पास, क्वेश्चन भी करने, आगे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, डोंट वरी. ठीक है, क्रैश कोर्स चल रहा है अपना, तो आप लोगों को थोड़ा पढ़ के आना है कल से. नेक्स्ट देखो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी फटाफट, इस पे सारे पे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, बस एक बार ये प्रॉपर्टी एक बार फिनिश हो जाए फिर सारे क्वेश्चन आपके पास एक एक करके आने वाले हैं, डोंट वरी. बस ये फटाफट ये देख लो प्रॉपर्टी. ट्रांसपोज का ध्यान से सुनना, जल्दी से सुनना एक बार सब लोग. ट्रांसपोज देखो सब जगह अलग हो जाएगा. ट्रांसपोज अगर मान लो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो तो वापस ए आ जाएगा. एडिशन में भी ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज और सारी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो. ए बी का होल ट्रांसपोज होगा तो बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो. बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज ट्रांसपोज. ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट के है तो वो भी ट्रांसपोज से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है. इसमें जो इंपॉर्टेंट काम का चीज है वो ये आता है कि अगर मान लो जो जो वर्ड यूज होते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। हाँ वेरी गुड. जिसमें ट्रांसपोज लेने पे वापस अगर मैट्रिक्स ए आ जाए तो सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है. बहुत बढ़िया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है. और स्क्यू सिमेट्रिक में एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखना, अगर स्क्यू सिमेट्रिक का ऑर्डर अगर ऑड हुआ, इसका अगर ऑर्डर अगर ऑड हुआ मतलब 3x3 हुआ या 5x5 हुआ तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो. उस केस में उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो. अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ऑड ऑर्डर का, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर 3x3 का, तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, जीरो. तो ये आपको ध्यान रखना है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज लेने पे वापस वो खुद आ जाए तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज लेने पे माइनस टाइम्स ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक. ये दो प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर काम आएगी. अगर ये बेसिक फंडामेंटल ध्यान रहे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हो जाएंगे. आज करूंगा मैं आपको क्वेश्चन. सिमेट्रिक का ध्यान क्या रखना है, ट्रांसपोज लेने पे ए वापस मैट्रिक्स खुद बन जाए. स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ट्रांसपोज लेने पे माइनस ए आ जाए, तो ये आपका ये हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना. अच्छा, इसमें ट्रांसपोज में एडजॉइन में भी प्रॉपर्टी होती है. ट्रांसपोज में अगर एडजॉइन ऑफ ए का ट्रांसपोज लूं या एडजॉइन ऑफ ए ट्रांसपोज लो, दोनों से आंसर क्या आता है, सेम आता है. ठीक है, ये आप ध्यान रखना. और इनवर्स के केस में भी ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स लो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज लो, दोनों का आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा. तो सारी हर जगह ट्रांसपोज एप्लीकेबल है, तो ये आपको सब ध्यान रखना है. इनवर्स में भी एडजॉइन में भी सब जगह ए इनवर्स का ट्रांसपोज लो या ए ट्रांसपोज का इनवर्स लो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. एडजॉइन में भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी. ठीक है, चलो. यस सर। ओके, इसके बाद एक कभी कभी एक वर्ड यूज होता है. अच्छा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक तो हो ही गया. एक वर्ड यूज होता है कभी कभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. बहुत कम ही क्वेश्चन में यूज हुआ, लेकिन अगर यूज हो तो ध्यान रख लेना. कैसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर मान लो ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हाँ परपेंडिकुलर, वो तो वहां पे होता ही, क्या कहते हैं अपने कर्व्स के केस में. और यहाँ पे भी क्या होता है कि अगर ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा हो तो क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई के बराबर आ जाए, ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल. क्या कह रहे हो, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स करके भी एक होता है. हाँ वो तो वो अभी फिलहाल बाद में बात करेंगे, उसकी मैं थ्योरी में डाल दूंगा क्योंकि इस पे अभी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा. ठीक है, उससे क्वेश्चन बहुत कम ही आए हैं. अच्छा, डिटरमिनेंट अगर जीरो होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स. ये ध्यान रखना, डिटरमिनेंट जिनका जीरो होता है उनको ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. अच्छा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब कहीं पे वर्ड यूज होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. यस सर, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम, जितने भी डायगोनल एलिमेंट उनका सम कर दोगे तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा. ठीक है, चलो. इसके बाद जो सबसे ज्यादा काम की चीजें हैं वो है एडजॉइन की प्रॉपर्टी, जो सबसे ज्यादा काम आएगी आपको. इस पे क्वेश्चन अभी जनरली पूछे भी जा रहे हैं. एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी,
ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप बताओ, एक सेकेंड, ये फिर क्या हो गया। पहली प्रॉपर्टी कि एडजॉइन का अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या प्रॉपर्टी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या आता है, सर n-1 n-1, वेरी गुड, वेर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसके एडजॉइन का डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ये ध्यान रखना। अगर मान लो 2 बार एडजॉइन ले लिया तो सर a की पावर n-2 नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, ये जो n-1 है ना, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, n-1 का वापस होल स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना। इसी में अगर मान लो 3 बार एडजॉइन ले लिया, किसी ने बोला कि 3 बार एडजॉइन लेने के बाद, ये तो बहुत लेंदी जाएगा 3 बार एडजॉइन, और उसका अगर डिटरमिनेंट लिया तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा n-1 का होल क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, ये एक प्रॉपर्टी। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो कोई कांस्टेंट है के अंदर, ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स है के और ये ए है, और इसका एडजॉइन लिया गया, इसका क्या लिया गया, एडजॉइन। तो अगर इस के को बाहर निकालना है, कोई कांस्टेंट के को अगर बाहर निकालना, तो के की पावर n-1 बन के बाहर आएगा, ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर मैं किसी की बात करूं, एडजॉइन ऑफ 3 है, क्या बात करा मैंने, एडजॉइन ऑफ मान लो 5 है किया, इस 5 को अगर बाहर निकालना है तो 5 मान लो 3x3 मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है 3x3, तो 5 बाहर कैसे आएगा बताओ, 5 की पावर 2। हाँ 5 की पावर 2 एडजॉइन ऑफ ए, 5 की पावर 2 एडजॉइन ऑफ, तो ये आपको रट लेना एकदम कि अगर किसी कांस्टेंट को एडजॉइन से बाहर निकालना है तो वो एक पावर कम, के की पावर n-1 बन के क्या आएगा, बाहर आएगा। जैसे यहाँ पे ऑर्डर 3x3 था, तो 3-1 कितना होगा 2, तो 5 की पावर 2 बन के बाहर आएगा। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर मान लो किसी का पावर है एडजॉइन ऑफ ए की पावर m है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइन ऑफ ए की होल पावर m, एडजॉइन ऑफ ए की होल पावर m, ये ध्यान रखना है। फिर जैसे वहां पे आपका किसमें ट्रांसपोज में प्रोडक्ट का रूल था, यहाँ पे भी सेम रूल एक और बन जाएगा कि अगर मान लो एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी है, दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में उसका एडजॉइन, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, उल्टा, एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। तो जो जो काम की कुछ कुछ प्रॉपर्टी वो मैं लिखते जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना आपको, ये कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना। मेन तो ये वाली कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, 2 बार आ जाएगा तो n-1 का होल स्क्वायर, 3 बार आ जाएगा तो n-1 का होल क्यूब। इस बार आपको 2021 में आया था 3 बार, याद है, किसी के इस सेट में आया होगा 2023 में 3 बार पूछ लिया था। फिर इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका और, इसको मान लो मैट्रिक्स, एक अलग से मैट्रिक्स मान लो, वो तरीका मैं सिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। और ये मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवा भी रखी थी, 1 बार 2 बार 3 बार, सारी मैंने नोट्स में लिखवा रखी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक कांस्टेंट के को बाहर निकालना तो के की पावर n-1 बन के बाहर आएगा, पावर अलग अलग अपन कर सकते हैं, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी, अगर इनवर्स आ जाए एडजॉइन के अंदर, एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स निकालना हो तो आप सिंपली एडजॉइन ऑफ ए जो निकालो उसका भी इनवर्स करोगे तो भी आंसर क्या आता है, सेम आता है। एडजॉइन ऑफ ए या एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स, दोनों से आंसर क्या आता है, सेम। सर अगर 4 बार हो जाए तो हम 4 कर देंगे ना, हाँ 4 कर देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, 4 बार, वैसे 4 बार अगर आता है तो उसको मैं तरीका सिखा दूंगा, या फिर 3 बार भी आता, 3 बार में भी आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपल कुछ एक मान लो, इस पूरे को मान लो बी मैट्रिक्स बी मान लिया, तो ये किस में नोट हो जाएगा, इस वाली प्रॉपर्टी में नोट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा इसमें। सर हाँ बोलो। अभी आपने एक टर्म बोली थी डायगोनल के लिए कुछ, वो ट्रेस, सर वो मेंशन कर दो नोट्स में। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उनका सम कर देंगे तो उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। चलो यस ओके, अब देखो कभी एक दो प्रॉपर्टी, अब इनवर्स पे मैं फटाफट बता देता हूँ कि अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना तो बताओ क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ध्यान रखना, वेरी गुड। किसी का भी इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये चीज ध्यान रखना। मान लो अगर ए, अच्छा इनवर्स में एक प्रॉपर्टी और, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ डिटर्मिनेंट क्या प्रोडक्ट में अलग अलग हो सकता है, यस सर, हाँ ये ध्यान रखना। ए इंटू बी है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तीन हो तो तीनों को भी अलग अलग कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं।
फटाफट ये देखो। अच्छा मैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, आप घर जाके इनको रिपीट करना। आज के क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ आइडिया दूंगा कि क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। देखो ये जो चैप्टर है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, अगर इसका मीडियम और इजी लेवल का क्वेश्चन आए तो काफी स्कोरिंग होगा। 2 क्वेश्चन पूछते ही है, तो दोनों क्वेश्चन आपके बनने 90% चांसेस होते हैं कि आपके बन जाएंगे। थोड़ा सा बस आपको प्रैक्टिस लगेगी इस चैप्टर में, ठीक है। अगर इस चैप्टर में थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो आपका ये चैप्टर स्कोरिंग हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी मैंने जो इलस्ट्रेशन लिए हैं सारे अच्छे पीवाईक्यू हैं 2022 के, तो उन सारे इलस्ट्रेशन में मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। तो आज अभी तरीका सीखना है, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो आप घर पे उनको ट्राई करना, और इन्हीं क्वेश्चन को आप वापस भी घर पे ट्राई करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, तो थोड़ा फास्ट करेंगे हम, इसलिए ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि अब अपने पास 20 मिनट बाकी है। तो 20 मिनट में कोशिश करना है मुझे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनते जाना, मैं आपको तरीका सिखाता जाऊंगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, और आप भी ट्राई कर सकते हो बीच बीच में, और आप भी अपना तरीका बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे बोला गया है कि ये कुछ है इक्वल टू 0, तो ट्राइंगल किस तरह का होगा ये पूछा गया। अच्छा आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को मान लो थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना हो तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो रो 2 को, अब यहाँ पे देखो 1 1 1 आ रहा है, ऊपर भी 1 1 आ रहा है, तो ये 1 को हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, बोलो रो 2 में से क्या माइनस कर दें, R1 माइनस कर दें, है ना। रो 2 में से रो 1 क्या कर सकते हैं, माइनस। अभी मैंने बताया था ये वाला ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। मान लो रो 3 देखो, रो 3 में भी ये दोनों चीजें सेम आ रही है इन दोनों में, तो इसको भी रो 3 को भी चेंज कर लेते हैं। तो रो 3 को कैसे चेंज करेंगे, R3 माइनस R2। तो जब भी ऑपरेशन लगाएंगे कम से कम एक रो अनचेंज होनी चाहिए। तो रो 1 को मैंने सेम रखा, रो 1 को मैंने सेम रखा, R2 को क्या चेंज किया, R2 माइनस R1। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। R2 माइनस R1 करने पे क्या आएगा, साइन ए, हाँ साइन ए, साइन बी, साइन साइन बी और साइन सी। और R3 माइनस R2 करने पे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी। अभी 2022 में क्वेश्चन आया था। अच्छा बताओ ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा है आपको, अभी मैंने कुछ बताई थी एक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट में, कौन सी वाली, A minus B 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका आंसर क्या था A minus B, B minus C, C minus A। हाँ ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्या था सी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये ए ये बी और ये सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन बी माइनस साइन सी इंटू साइन सी माइनस साइन ए। और इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0। इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0। अभी अगर ये 3 फैक्टर 0 के बराबर है तो इनमें से कोई एक 0 के बराबर होगा, एनी वन। तो या तो दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, और अगर मान लो ये 0 के इक्वेट हो गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू साइन बी, और साइन ए इक्वल टू साइन बी मतलब ए इक्वल टू बी, या फिर बी इक्वल टू सी, या फिर सी इक्वल टू ए। क्या क्लियर है। तो कोई भी अगर एक इसमें से 0 हो जाएगा तो आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें देखो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करके इक्विलेटरल ट्रायंगल टिक करके आ जाते हैं। क्या टिक कर देते हैं, इक्विलेटरल। बल्कि यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी अगर 2 एंगल आपस में इक्वल है तो कौन सा आंसर आएगा, आइसोसेलेस। क्या आएगा, आइसोसेलेस। मतलब जरूरी नहीं तीसरा एंगल बराबर हो, मतलब अगर आपके 2 एंगल भी बराबर है, तीसरा एंगल कुछ और भी हुआ तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या है, समझ में आया। सर इक्विलेटरल होना चाहिए ना, सारे एंगल बराबर आ रहे हैं। सारे नहीं, और की कंडीशन है बेटा। देखो बीच में अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अगर ए की वैल्यू मान लो ले ली 60 डिग्री, या फिर सॉरी ए की वैल्यू मान लो ले ली मैंने कुछ भी ले लो 45 ले लो मान लो, बी की वैल्यू भी 45 ले ली, और सी की वैल्यू ले ली मैंने 90 डिग्री। तो क्या जरूरी इक्विलेटरल हो, अभी भी आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। तो मेरा मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, आइसोसेलेस। क्योंकि इक्विलेटरल होना जरूरी नहीं, इक्विलेटरल हो सकता है लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला, या तो ये 0 या तो ये 0 या तो 0। क्या की कंडीशन, और की कंडीशन है। तो और की कंडीशन में या तो ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू, इन सब केस में ट्राइंगल कैसा बनेगा, आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्राइंगल, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आइसोसेलेस होता ही है, लेकिन मेरा मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या आएगा, आइसोसेलेस आएगा ना। क्योंकि इस केस में भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, पर ये इक्विलेटरल नहीं है। क्लियर है सबको। तो ये छोटी सी गलती हो सकती है, आया समझ में आपको। यस सर। ठीक है। यहाँ पे तो मैंने 2 रो ऑपरेशन लगाई, प्रॉपर्टी अप्लाई करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे भी, अब इसको ध्यान से देखो, इसमें बताओ कौन सा ऐसा रो ऑपरेशन लगाएं ताकि थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाए। रो या कॉलम ऑपरेशन इसमें क्या लगाएं कि ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। ए प्लस बी प्लस सी वाला लगेगा सर। हाँ मतलब क्या करें, ए प्लस बी प्लस सी मतलब नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, रो में क्या ऑपरेशन लगाएं। सही बताया आपने, मतलब इसको रो के टर्म्स में बताओ क्या होगा। R2 minus R1।
नहीं, और सोचो, देखो क्या यहाँ पे तीनों रो को अगर मैं ऐड कर दूं क्या सेम एलिमेंट बनेगा? देखो ये Yes, sir. ऑपरेशन बहुत स्टैंडर्ड होता है, बहुत बार लगेगा। अगर ये कब लगेगा? जब तीनों को ऐड करने पे अगर सेम एलिमेंट बने तो ये वाला ऐड कर देना। देखो यहाँ पे अगर तीनों रो को मैं आपस में ऐड करूंगा, देखो क्या सेम बनेगा? बताओ, फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा इन तीनों को ऐड करोगे तो? sin x plus 2 cos x। हाँ, sin x प्लस 2 cos x। तो ये बहुत स्टैंडर्ड वाला है। कभी भी अगर ऐसा बने जिसमें अगर तीनों रो को ऐड करने पे सेम एलिमेंट बने तो ये वाला अप्लाई कर देना। यहाँ पे भी देखो यही बनेगा, sin x प्लस यस सर। 2 cos x, और यहाँ पे भी क्या बनेगा? यही वाला sin x प्लस 2 cos x। बच्चों आज अच्छे इलस्ट्रेशन अपन लेंगे तो इसलिए ध्यान से सुनते रहना, क्लास के एंड तक रहना, ठीक है? आपका ये चैप्टर जैसे ही एंड मतलब आज जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, इसलिए पेशेंस के साथ अच्छे से सुनते जाना। अब बताओ इसके बाद क्या स्टेप अपनाएंगे? इसके बाद क्या रहता है? ये तीनों चीजें आ रही सब में, ये क्या आ जाएगी? कॉमन ले लेंगे इसको बाहर। इसको बाहर क्या ले लोगे? कॉमन। देखो ये रो ऑपरेशन लगाने का रीजन ही क्या था कि तीन एलिमेंट सेम बन जाए, तीनों एलिमेंट क्या बन जाए? सेम। क्योंकि देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे तो ये तीनों में सेम बन रहा है। अब इसको अगर आप बाहर कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा? sin x प्लस 2 cos x बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 1 1 1 cos sin cos 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 sin। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जिसको भी डाउट हो यहाँ तक पूछ लेना। अब नो बताओ सर। जब सर एक बार में 2 रो चेंज कर सकते हैं? हाँ, एक बार में 2 रो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई कम से कम एक रो अनचेंज रहनी चाहिए। कम से कम एक रो क्या होनी चाहिए? अनचेंज। जैसे पिछली बार मैंने क्या कहा था, R2 और R3 को इंटरचेंज किया लेकिन R1 मेरी सेम थी। तीनों रो को साथ में चेंज मत करना कभी भी। कोई भी 2 रो चेंज कर सकते हो लेकिन एक अनचेंज रहनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक R1 को चेंज कर दिया, तीनों को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीजें क्या आ रही थी? सेम आ रही थी और उसको कॉमन निकाल दिया। ऐसे जनरली क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है? अब बताओ जब भी आपके पास डिटरमिनेंट में 3 1 आते तो आप क्या करते हो? सब प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हाँ, एक 1 की मदद से बचे हुए दोनों 1 को क्या बनाओगे? 0। एक 1 की मदद से बचे हुए दोनों 1 को क्या बनाना? 0। देखो ये स्टैंडर्ड होता है आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी अगर आप थोड़ा सा उनको ट्राई भी करोगे, एक 1 की मदद से बचे हुए दोनों 1 को क्या बनाना? 0। ये ध्यान रखना। अगली बार कभी भी अगर मान लो जैसे 3 1 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, तो क्या करने का? ऐसे और इस 1 की मदद से बचे हुए दोनों 1 को 0 बनाना, इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाना। क्लियर है? किस तरह से 0 बनाना है एक बार? हाँ वो मैं बता रहा हूँ वो कैसे बना दे। अच्छा, आपने ये क्या कहते हैं इनवर्स निकाला रो ऑपरेशन से? आपके सीबीएसई में है क्या? हट गया इस बार? नो सर, ये प्रॉपर्टी नहीं है। डिलीट हो गई? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अब ध्यान से, अब इस 1 की मदद से इन दोनों को कैसे 0 बनाएंगे? देखो इसको 0 बनाना है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस। और इसको 0 बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। मतलब C2 और C3 को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। ठीक है, इन दोनों में से 1 1 माइनस कर देंगे तो ये अपने आप क्या बन जाएंगे? 0। आगे समझ में? C2 माइनस C1 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। C3 माइनस C1 करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? 0। तो मतलब क्या करा अपन ने? इस 1 की मदद से इन दोनों को क्या बना दिया? 0। सेम अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता तो यहाँ पे मैं क्या करता? R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। तो इसमें भी क्या होता? इस 1 की मदद से बचे हुए दोनों क्या हो जाते? 0 हो जाते। क्या क्लियर हुआ? सर ये कॉलम पे लगाया आपने ऑपरेशन? हाँ, ये मैंने कॉलम पे लगा दिया क्योंकि कॉलम के साइड में था ना। मतलब Yes, बेसिकली 1 1 1 ऐसा था इसलिए मैंने कॉलम पे लगाया। क्लियर है? यस सर। सर रो और कॉलम दोनों को लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन में हाँ लगा सकते हो, लेकिन एक बार में मत लगाना, अगली स्टेप में लगाना। पहले रो को अप्लाई करना, फिर उसके अगली स्टेप में कॉलम। एक ही स्टेप में दोनों साथ में मत लगाना, ठीक है? अगली स्टेप में लगाना। ओके, चलो अब देखो ये वाला एक और क्वेश्चन है। अब ये भी जनरली देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ए बी सी ए बी बी सी ए सी, ये भी आपके एनसीईआरटी में इस तरह का एक क्वेश्चन है। उसमें क्या करते थे कि रो में से ए बी सी कॉमन निकाल के कॉलम की में क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। ये इस तरह के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते थे उसमें क्या करते थे? रो में से आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए आ रहा है, देखो यहाँ पे बी 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 आ रहा है और सी, यहाँ पे क्या आ रहा है? सी। मतलब रो में से एबीसी कॉमन निकाल सकते हैं। रो में से एबीसी क्या निकाल सकते हैं? कॉमन। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना? यही तरीका अपनाना। जैसे मान लो अगर रो में से एबीसी कॉमन निकालोगे, फर्स्ट रो में से अगर ए कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा? ए प्लस लेमडा बाई ए। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? बी। यहाँ पे क्या बचेगा? सी। तो ए कॉमन निकाल लिया आपने। फिर सेकंड रो से बी कॉमन निकाल लिया, तो सेकंड रो से अगर बी कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा ए बी प्लस लेमडा बाई बी और यहाँ पे बचेगा सी। थर्ड रो से सी कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा बी, यहाँ पे बचेगा सी प्लस लेमडा बाई सी। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस ऐसे सर। ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में यही तरीका अपनाते हैं, ठीक है? आप एनसीईआरटी में आज एक बार जाके देखना, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। तो यहाँ से मैंने रो में से एबीसी कॉमन निकाल, अब मैं क्या करूंगा?
ध्यान से देखना, कॉलम में एबीसी क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कॉलम में एबीसी क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो उससे देखो फायदा क्या होगा, जैसे कॉमन निकाल लिया ना मैंने, अब डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो मान लो अगर सर ए को कॉलम मल्टीप्लाई से करना तो भी निकाल सकते हैं। कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। तो मान लो ए को मैं कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी को कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, सी को कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करूंगा। तो इससे देखो क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर। इसमें बी मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लेमडा बी स्क्वायर। ये हो जाएगा सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस लेमडा। ठीक है, इससे थोड़ा क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, मतलब पहले से थोड़ा सा आसान दिखने लग गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का टर्म आ गया। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे एक जीरो क्रिएट हो जाएगा, फिर इसको इसमें से माइनस करोगे तो एक जीरो क्रिएट होगा। इसको ओपन कर देना, इसको क्या कर देना, ओपन। आप ओपन करोगे फिर आपको इसकी लिस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी है, और क्वेश्चन में क्या बोला, सर, वो ए बी सी पहले भी हो बिलोंग्स टू, जाता क्या हुआ, जो माइनस तो सर पहले जो था ए में से, तो पहले भी माइनस कर सकते थे। कहाँ पे माइनस कर सकते थे, मतलब अगर आप रूट 3 से माइनस करते हो तो ए तो पहले भी कट जाते। मतलब सर आप यही कह रहे हो ना कि अंदर मल्टीप्लाई करने से थोड़ा सा आसान हो गया, अब हम इनको हटा सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा जीरो क्रिएट कर सकते हो, ये कह रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पे जीरो कैसे क्रिएट करते हो बताओ, फर्स्ट वाले में। सर सेकंड वाले में तो कर सकते हैं ना। हाँ यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर वो लेमडा बाय ए फ्रैक्शन बनता ना आपका, तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी टफ बनती। लेमडा बाय ए, लेमडा बाय बी, लेमडा बाय सी रहता। करके देख लेना, आपको उससे सही लगे उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, जो सही लगे आपको कर लेना। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए यहाँ पे फ्रैक्शन हटा दिया। अब ये लेमडा लेमडा अकेला बन गया, देखो ध्यान से, यहाँ पे लेमडा अकेला, यहाँ पे लेमडा अकेला, यहाँ पे लेमडा अकेला। यहाँ पे क्या था, लेमडा बाय ए, लेमडा बाय बी, लेमडा बाय सी, तीनों अलग अलग थे। यहाँ पे तीनों क्या बन गए, सेम बन गए। तो थोड़ा तो फर्क पड़ गया ना, और एबीसी भी हट गया अपना बाहर से। ठीक है, यस। इसको ओपन कर लेना, थोड़ा सा जीरो बना के ओपन करोगे, फिर बोला लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो आपकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कब आएगी, जब इस तीनों में ए बी सी और लेमडा सबको 1 रख देना। क्या रख देना, 1। तो 1 रखोगे तो आपकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। ये आप घर पे कर लेना, इसका सॉल्यूशन में भेज दूंगा। ठीक है, इसका आंसर 4 आएगा। बस मेन आपको ये सिखाना मेरे को, ये फर्स्ट स्टेप ही था। ठीक है, इसको आप ओपन करोगे, हाँ बोलो जल्दी। ये एबीसी जो बाहर निकाला है, इस पे पावर नहीं आएगी कोई? नहीं, डिटर्मिनेंट में से सिंगल में बाहर निकलता है ना, डिटर्मिनेंट में से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से बाहर निकलता है। तो एक रो से बाहर निकाला तो ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, सी बाहर आ गया, एक ही ए निकाला ना सिर्फ। ओके सर। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी समेशन की। तो ध्यान रखना, जब भी अगर मान लो किसी डिटर्मिनेंट में समेशन लगा रहा है, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर समेशन लगता है तो समेशन वहीं पे जाएगा जहां पे समेशन, जिस पे, जैसे यहाँ पे समेशन किस पे अप्लाइड हो रहा है, आर पे। समेशन किस पे अप्लाइड हो रहा है, आर पे। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा आर कहाँ पे आ रहा है, वहां पे आप समेशन अप्लाई कर दो, बाकी जगह समेशन नहीं लगेगा। तो अगर मान लो इस पे समेशन अप्लाई करना है तो समेशन, अब जैसे आर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे लगेगा समेशन आर, समेशन 2 की पावर आर, समेशन 3 की पावर आर। बाकी सब चीजें ऐसी कैसी रहेगी, n+1। तो कभी भी अगर डिटरमिनेंट पे समेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो क्या होगा, समेशन वहीं पे जाएगा जहां पे आपका आर का टर्म है। बाकी सब चीजों को आप इंटरचेंज, बाकी सब चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन लिया था। अब समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, तो 1 से लेके 1 तक का समेशन, तो 1 + 2 + 3 अप टिल n, इसका फॉर्मूला होता है क्या, याद है सबको, n+1 n into n+1, वेरी गुड, बाय 2, 2 है ना। समेशन 2 की पावर आर, 2 की पावर आर मतलब 2 + 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, ये क्या है, जीपी। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी जीपी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर मतलब आपको 2-3 रो ऐसे सेम दिख जाएगी। ठीक है, 2 रो आपको सेम दिख जाएगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन सिंपल था, बस मैंने आपको ये सिखाना था कि कभी भी अगर समेशन आता है तो उससे डरना मत, किसी भी एक जहां पे भी आ रहे हैं वहां पे समेशन अप्लाई कर देना, फॉर्मूला अप्लाई कर देना। फॉर्मूला अप्लाई करोगे फिर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे जैसे अप्लाई करोगे आपको ये 2 कॉलम सेम दिख जाएंगे, और किसी भी डिटरमिनेंट में अगर 2 कॉलम या 2 रो सेम होती है, उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। उसका आंसर क्या आता है, 0। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो डिफरेंशिएशन करना हो तो डिटरमिनेंट डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, प्लस कर दो। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले क्या करना, डिफरेंशिएशन करो, जब भी पहले मान लो पहली रो को डिफरेंशिएट किया, बची हुई दोनों को सेम रखा, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और थर्ड को सेम रखा, प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और सेकंड को सेम रखा। ध्यान रखना, कभी भी मान लो अगर डिफरेंशिएशन करना है तो एक एक रो को एक एक करके करते हैं। मान लो पहली रो का करा तो बची हुई दोनों रो सेम टू सेम, फिर सेकंड रो का करेंगे, फिर थर्ड रो का करेंगे, और बीच में प्लस का साइन। इज इट क्लियर? सर एक बार समीशन वाला दोबारा बता दो। क्या हुआ, समीशन का सर दोबारा बता दो। समेशन में कुछ नहीं है, समेशन अगर आया तो जहां पे भी आर वाली टर्म होगी वहां पे समेशन अप्लाई कर देना। ठीक है, अब ये तो सिंप्लीफाई करना आपको, ये यहाँ पे तो जीपी लग रहा है, जीपी का सम का फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद सिंपल है।
क्लियर है? बस आपको ध्यान क्या रखना, समेशन कहाँ पे अप्लाई करना, जहां पे भी आर का टर्म है वहां पे समेशन अप्लाई कर देना, बस इतना सा ध्यान रखो। और बाकी समेशन को कैसे ओपन करते हैं वो आप एपीजीपी में ऑलरेडी सिखा रखा है। सर ठीक है, डेटरमिनेंट में क्या करेंगे, वो कैसे निकालेंगे इसका? डिफरेंशिएशन जैसे मान लो ये है एक्स स्क्वायर 2x 0 2x 3 1 x स्क्वायर 5, मान लो ये y है, डिटरमिनेंट ऑफ इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, इसका क्या पूछा है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर दिया, बची हुई रो दो ऐसे कैसी, उसमें कोई भी इंटरचेंज नहीं करना है, बची हुई रो सेम रहेगी। फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट और थर्ड को सेम रखेंगे, फिर प्लस थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट और सेकंड को सेम रखेंगे। ये तरीका होता है डिफरेंशिएट करने का। ठीक है, ओके सर, हो जाएगा। ओके, अब ये बताओ ध्यान से इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। सर इन्हें सम तो नहीं होगा ना सर, ये ऐसे ही रहेगा ना? नहीं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेना, जब जो भी x की वैल्यू रखोगे डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे फिर ऐड कर देना। ओके सर, सम होगा ना? हाँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के फिर ऐड करना, वो तो क्वेश्चन आपको इजी आएगा, ये तो मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया है। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है इसमें, देखो ये क्या पूछा गया है। ये अगर कोई डिटरमिनेंट है a, तो ये क्या है नीचे, ये 2022 में आया था क्वेश्चन, फैक्टर क्या है अभी आपको बताया था मैंने, क्या है? कोफैक्टर दिख रहा है आपको? यस सर। ये सब क्या है? सर। ये a के कोफैक्टर है, ये सब क्या है? a के कोफैक्टर। तो आपको क्या आंसर बताया था? डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? डिटरमिनेंट a का स्क्वायर हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 25। 25। ठीक है, तो इसलिए कहा था देखो प्रॉपर्टी 2022 में आ गया है। क्लियर है? तो कभी भी क्या कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछे तो फॉर्मूला क्या लगता है? डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1, तो 3-1 का स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। सर एडजॉइंट ऑफ ए का भी डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यही होता है ना? हाँ, एडजॉइंट का भी यही फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ठीक है, चलो अब इसको सर ध्यान से लेकिन देखो। हमें पता कैसे चला कि सर उसमें कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रखा है? ये तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कोफैक्टर क्या होता है। देखो a1 का कोफैक्टर क्या है? b2 इंटू c3 माइनस c2 इंटू b3, यही तो ऑब्जर्व करना था। ओके सर, समझिए। ये बताओ इसमें क्या कैसे सॉल्व करें? फिर साइकिल बन रही है, प्रॉपर्टी लग जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी? सर वो जो आपने पहले लिखवाई थी, वो उसमें a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b प्लस c सर तीनों Yes, प्लस sir, हाँ, a वो भी लग सकती है, और इसमें और सोचो, नहीं कर सकते हैं, और भी और तरीका हो सकता है, और आसान तरीका बताओ। माइनस कर सकते हैं। R2 माइनस R3। R2 माइनस R1 के अलावा भी एक और अच्छा तरीका है इसमें। सर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो, लेकिन उससे फिलहाल कोई मतलब नहीं ना अपन को तो ये a और b निकालना है। क्या करें इसमें? मैट्रिक्स से इक्वेशन भी तो निकालते हैं। क्या करें इसमें जल्दी बताओ, अभी आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, एक ऐसा ऑपरेशन बताओ। क्या तीनों रो हाँ, तीनों रो का सम कर दो, तीनों रो का क्या कर दें सम, तो देखो सेम चीज बनेगी। ध्यान से देखो, इन तीनों का सम करोगे तो कितना आएगा बताओ? 5x माइनस 4 5x माइनस 4 5x माइनस 4 5x माइनस 4, तीनों फिर सम करने के बाद क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 1 1। तो R1 को चेंज कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो का सम करोगे तो सेम चीज बनेगी, उसको अपन क्या ले लेंगे? कॉमन, और बची हुई चीज ऐसी कैसी। ठीक है, अब चाहो तो आप 2 1 को 0 बनाओ, या फिर डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट a और b आ जाएगा। तो a कितना आ गया? -4, और b कितना आ गया? 5। क्लियर है? तो देखो मैंने कहा था ये जब भी आपको ऐसा दिखे कि तीन रो को ऐड करने पे सेम बन रहा है, और यहाँ पे बस इस वन की मदद से फिर इन दोनों को 0 बना देना, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, इसको करने का एक तरीका और होता है, सुनो ध्यान से, वैल्यू रख के भी कर सकते हो आप, क्योंकि देखो दोनों तरफ इक्वेशन है। तो x इक्वल टू मान लो 0 रख दिया, मेथड 2 क्या रख दिया? x को मान लो 0 रख दिया, दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर लो और a और b निकाल लो। x को मान लो 1 रख दिया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बना दो। क्लियर हो रहा है? ये भी तरीका है। x को एक बार मान लो 0 रख दिया, एक बार 1 रख दिया, इधर भी 0 रख देंगे, फिर इधर भी क्या रख देंगे? 0, क्योंकि इक्वेशन है तो दोनों तरफ क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। तो ये भी एक तरीका होता है इसे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में सॉल्व करने का। आ रहा है समझ में? वैल्यू रख के भी आप कभी कभी ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। यस बोलो। यस ठीक है, सर। चलो ओके, चलो अब देखो ये भी एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये लिया है। देखो ध्यान से, इसको बस क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग ध्यान से।
अब मैट्रिक्स एम हमें दिया हुआ है, n इक्वल टू एम स्क्वायर बाई 2, और ये हमको दिया हुआ है। अच्छा मुझे बस ये बताओ ऑब्जर्व करके, इस तरह की टर्म कहां पे आती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस d माइनस ई का होल स्क्वायर? सर सर्कल की इक्वेशन में। हाँ हाँ बोलो क्या कह रहे थे, वापस सर्कल की बोलो। इक्वेशन। नहीं नहीं सर्कल और इसके अलावा, सर्कल में तो वो एक्स वाई वगैरह आते हैं, और ये कांस्टेंट है यहाँ पे, a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर, क्या है ये? नहीं 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 नहीं, और सोचो। सर पाइथागोरस में भी होते हैं वैसे तो। पर और सोचो। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला याद आया कुछ? Yes, sir. यस सर। हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, याद आया? तो अब मैं बोलूं ये किन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, ये वाला ADB। हाँ देखो इसके x कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया, ए बी, तो एक को a बोल दिया, दूसरे को क्या बोल दिया, b, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा अगला देखो आप, BC और DE, सॉरी यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस E माइनस एफ का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या क्या है, सर बी और ई। B और E, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, A और D, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AD साथ में है, तो AD को साथ में ले लिया, BE को साथ में ले लिया, और मान लो CF को अगर मैं साथ में लूं और इन दोनों को ज्वाइन करूं, तो क्या ये देखो B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस E माइनस एफ का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ सर है ना। और देखो ये AD और CF को साथ में ले, क्योंकि यहाँ पे देखो AD BE और CF था, तो AD BE और CF को मैंने ऐसे साथ में ले लिया। अब देखो ये A माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस D माइनस एफ का होल स्क्वायर, ये वाला ये डिस्टेंस दिया है। तो बेसिकली ये क्या दिया है, एक तीन साइड्स, एक तीन पॉइंट्स हैं जिनसे ट्राइंगल बन रहा है, और इनका क्या दिया, डिस्टेंस दिया है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है? सर डिस्टेंस देखकर लग रहा है कि ये रेड ट्रायंगल है। ये कितना आएगा, रूट ऑफ 36 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 ये कितना आ जाएगा, रूट 64 मतलब 8 8, रूट 100 मतलब 10। अच्छा ये 6 8 10 ये भी स्टैंडर्ड होता है, सर क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। Yes, sir. ये क्या हो गया, मतलब बेसिकली ये तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, सर तो Pythagoras देखो इन्होंने बेसिकली घुमा फिरा के ये दिया था। अब देखो पूछा क्या है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि n इक्वल टू एम स्क्वायर बाई 2, पूछा कि डिटर्मिनेंट ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ n मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा गया। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस 2 को अगर मैं बाहर निकालूं, तो 2 बाहर बन के कैसे बन के बाहर आता है, डिटर्मिनेंट से 2 कैसे बाहर बन के आएगा, ऐसे ही आ जाएगा उस टाइम। डायरेक्ट आएगा क्या, नहीं, 1 by डिटर्मिनेंट 2 बाहर निकालना चाहिए। 1 बाय हो जाएगा। पावर हो जाएगा। पावर 2 की पावर कितनी बाहर आएगी बताओ, 3। याद रखो 8 हो बताया जाएगा। था ना, k की पावर n बन के बढ़ाता है, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर करूं या डिटर्मिनेंट ऑफ m का होल स्क्वायर करूं, बात सेम ही, पावर को अलग अलग कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो दिया हुआ है ABCDEF 1 1 1, और ये ट्राइंगल है, इन दोनों को अब रिलेट करो, ये क्या दिया हुआ है, AD1 BE1 CF1। एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ याद है आपको डिटर्मिनेंट की मदद से? यस सर। Yes, एरिया sir. ऑफ ट्राइंगल x1y11 x2y21 x3y31, याद आया यस है ना। यस सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो बेसिकली क्या बोला गया, मतलब जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1y11 x2y21 x3y31, तो x1y11 ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, x2 चाहे रो में लिखो कॉलम में लिखो, बात फर्क नहीं पड़ता, x2y21 x3y31, याद आ रहा है आपको? यस सर। और ये क्या हाफ, और ये क्या डिटर्मिनेंट ऑफ एम ही है, ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ एम। अब अच्छा क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अब तो यहां से डायरेक्ट निकल सकता है, यस सर। कितना आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर 32 हाफ बेस इंटू हाइट, 24 हाफ बेस इंटू हाइट कर दोगे ना राइट एंगल ट्राइंगल में, तो
तो कितना आ जाएगा 24। तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू, सॉरी ये 24 डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ m देखो डायरेक्ट आ गया, कितना आ जाएगा 48। आ रहा समझ में आप लोगों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m 48 आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो 1/8 इंटू 48 इंटू 48, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन पे था थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिखाया तो अगर आप ऐसे ऑब्जर्वेशन करो तो यहाँ पे दो तीन चीज, एक तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, फिर देखा ट्रायंगल राइट एंगल था, और फिर जो दी हुई चीज थी वो क्या थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल था। वो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक बार ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये जो एक्चुअली देखो किसी भी ट्रायंगल, किसी भी डिटरमिनेंट का अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 डिटरमिनेंट की मदद से, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर मान लो साइड ये है, कोऑर्डिनेट्स ये हैं ट्रायंगल के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो ये इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। और यहाँ पे देखो ये जो m था वो भी यही था, मतलब बेसिकली ये जो टर्म है ये डिटर्मिनेंट ऑफ m के बराबर है। ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ m के बराबर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसको मैंने इक्वेट कर दिया हाफ बेस इनटू हाइट से। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू आ गई, क्या की वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ m की। फिर वो वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज कर ली। यस सर, ओके। ठीक है, एक बार घर पे जाके इसको रीअटेम्प्ट करना सब लोग, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। चलो अभी एक एडजॉइन वाला क्वेश्चन आ गया, जल्दी से कर लेते, टाइम भी होने सर ये वाला हो गया। पीछे वाला बोर्ड में आता है क्या ऐसे क्वेश्चन जो आपने करवाया था? ना बोर्ड का पता नहीं, अभी फिलहाल जेईई का। ये देखो ध्यान से, इसको कर लो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे इसको मैं करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। एडजॉइन वाली प्रॉपर्टी अब यहाँ पे देखो यूज हो रही है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक सेकेंड, क्या हो गया फिर से, इसको अटक गया। सबसे पहले डिटरमिनेंट को सब अलग अलग कर लो बच्चों, सब लोग ट्राई करो इसको, डिटरमिनेंट को अलग अलग सेपरेट आउट कर लो ताकि थोड़ा इजी दिख जाएगा। ट्राई करो, तब तक 1 मिनट में इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। फिर से कुछ पेन टेप में अटक गया। ठीक है, काम करते अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये पेन टेप अटक गया, आपका फिजिक्स का भी नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, काम करना, सुनो ध्यान से, इसको डिटरमिनेंट को अलग अलग कर देना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा बताओ? 1/a। हाँ, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स का एडजॉइन, तो इसको लिख देना 1/एडजॉइन ऑफ बी। और यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ 3 इंटू ए इनवर्स, तो ये भी नीचे आके 1/3 टाइम्स हो जाएगा। और इस 3 को भी बाहर निकाल लेना, जो प्रॉपर्टी आपको सिखाई है। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है सर 3 से बाहर आएगा तो n-1 होके आएगा ना? हाँ, n-1 बन के आएगा। वो जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई थी वो सब ध्यान रखना, थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस आज आप कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इसका अपन डिस्कशन और कर लेंगे। इसी लाइक एडजॉइन वाले क्वेश्चन में थोड़े से करा दूंगा, और थोड़े से वो वाले क्वेश्चन करूंगा, क्या कहते हैं अपने ये अपने, हाँ, इक्वेशंस वाले क्वेश्चन। ये 2 तरह के क्वेश्चन बाकी हैं, तो नेक्स्ट क्लास में कवर करके फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ आज पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर लेना, घर पे अपने एंड पे ट्राई कर लेना, फिर ताकि अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसका डायरेक्ट डिस्कशन कर लेंगे, डाउट डिस्कशन। ठीक है, मैं एडजॉइन वाली 3 into 3 है ना? क्या? हाँ, 3 into 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा सा ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। सर, हाँ, जो रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन दिए थे ना आपने, उसका हाँ, थोड़ा हाँ। हिंट